क्या होता है वो? स्टडी। अच्छा, तो इसी में ये अगर हम टेक्नो लगा दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी। तो व्हाट इज टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ टेक्निक्स। अच्छा, तरकीब कब लगाते हैं, टेक्निक कब लगाते हैं आप लोग ये बताइए। आपका कोई काम फंसा हुआ है, ठीक है, हम बोलते हैं कि कुछ भी कैसे भी करवा दीजिए भाई, बहुत सही। तो टेक्निक कब लगाते हैं और क्यों लगाते हैं? सवाल ये उठता है टेक्निक लगाते क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर मैं काम नहीं करना चाहता तो आप में यहाँ नहीं आते। नहीं सर, ऐसा नहीं करना चाहता, वो ऐसे तरकीब निकालता है कि ना बहुत न करना पड़े हमें, उसे इजी कर देंगे। अपने काम को इजी करने के लिए, टाइम बचाने के लिए हम क्या लगाते हैं? टेक्निक लगाते हैं। और जब हम उसी टेक्निक को स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज सिंपल, है ना। चलिए, तो हमें पढ़ना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। साइंस क्या है अभी नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको समझ में आता जाएगा कि साइंस क्या है, ठीक है। अच्छा, आप ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है, ठीक है, उसमें क्या क्या आता है, ठीक है। तो देखिए, यूपीएससी की डिमांड आपसे क्या है, सबसे पहले उसको समझिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यूपीएससी आपसे क्या कह रहा है? अपने ब्रह्मांड को जानिए, अपने ओरिजिन को जानिए, है ना, अपने आप को जानिए। ब्रह्मांड को जब जानने जाएंगे, हम स्पेस पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे, एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ेंगे, तब हमें ओरिजिन समझ में आएगा। स्पेस का ओरिजिन कहाँ से हुआ? बिग बैंग के बारे में आप सबने सुना होगा, सुना है? कोई है जिसने नहीं सुना है? चलिए, सुना है सबने, अच्छी बात है। तो अपने ओरिजिन को समझिए, अपने आप को समझिए। शक्तिमान कौन कौन देखता था? बहुत अच्छा। शक्तिमान में लास्ट में कहता था बॉडी इज टेम्पल, फ्यू मिनट्स विद शक्तिमान, है ना, अपने आप को जानने के लिए। तो अपने आप को जानना है तो आपको बॉडी के सिस्टम्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। जैसा रामेश्वर सर ने आपको बताया होगा, सेल होता है, ठीक है। सेल के बाद क्या आता है? टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन है, अपने आप को जानिए, अपने यूनिवर्स को जानिए, अपने आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उसको जानिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन है। एक और चीज़, मैं फैक्ट्स आपको बहुत कम पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि फैक्ट्स आपको किताबों में मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा, वो यहाँ मैं आपको दे दूंगा। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यूपीएससी के क्वेश्चंस आप लगा लेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूपी पीसीएस, क्योंकि उसमें फैक्चुअल पोर्शन भी आता है, या फिर देखा जाए फैक्चुअल पोर्शन ही आता है ना। और देखिए, सिलेबस में लिखा हुआ है जनरल साइंस। कौन सा साइंस? मतलब उसका मतलब क्या है? रिसर्च नहीं करना, ठीक है। रिसर्च करना है तो भाई, अच्छा कितने लोग यहाँ साइंस बैकग्राउंड से हैं? अच्छा, बाकी लोग आर्ट्स। इंजीनियर्स कितने हैं यहाँ पे? अच्छा, 3 ही 4 लोग हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने यहाँ बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें पहले पढ़ी है? बायोटेक्नोलॉजी से कोई है, नैनो टेक्नोलॉजी से नहीं है? चलिए, बहुत अच्छी बात, तब तो और अच्छी बात है। नहीं पढ़ाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर जो मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दृष्टिकोण से, वो आप समझेंगे और घर चले जाएंगे। अदरवाइज आप क्या करने लगते? रिसर्च, ठीक है। रिसर्च करना है तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं कि रिसर्च की जा सकती है, क्यों? सही बात है ना। अच्छा, एक प्रॉब्लम और आती है, वो प्रॉब्लम क्या है? मान लीजिए 10 क्वेश्चंस मैं रोज लगाता हूँ, ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन नहीं लग रहा है, हम क्या करते हैं? ईगो पे ले लेते हैं। कैसे नहीं लग रहा है?
लगना चाहिए था, मैंने इतनी पढ़ाई की है, और उस एक क्वेश्चन के पीछे हम लोग अपना पूरा दिन खराब कर देते हैं रिसर्च करने के चक्कर में। और अगर वही एक क्वेश्चन आप छोड़ देते तो आप बहुत सारे और क्वेश्चंस लगा सकते थे, और यहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है। उस एक क्वेश्चन को पढ़ने के चक्कर में आप अपनी पूरी पढ़ाई डिस्टर्ब कर देते हैं, और फिर लास्ट में वो सिलेक्शन के समय दिख जाता है। लोग पूछते हैं ना सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़ता हो। सवाल ये नहीं है बहुत ज़्यादा पढ़ता हो, सवाल ये है कि क्या पढ़ता हो और क्यों पढ़ता हो। अगर अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? ईगो क्या होता है? कुछ जनरल बातें हैं जो जरूरी है करनी। अपने स्वार्थ को महत्व देना, अपने स्वार्थ को महत्व देना एक डेफिनेशन है, एक डायमेंशन है। ईगो के कई डायमेंशन है, ठीक है? बताओ क्या डायमेंशन है ईगो के? बात ये है ना, हमको क्या लगता है कि वो सामने वाला मुझसे नाराज है या सामने वाला मेरी वजह से खुश है। क्या आप मतलब किसी की खुशी या दुख का कारण बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें लगता है कि हम ही जो है, हमारी वजह से ही वो जो है ना सामने, पर मेरी वजह से ही खुश है। अगर मैं इस पृथ्वी पे अवतरित नहीं हुआ तो कभी खुश ही नहीं रह पाते, आता ही नहीं उनको, कैसे रहेंगे? मेरा चेहरा देखते हैं सुबह उठ के, तभी उनका दिन अच्छा होता है। ये सोच जो है ना, ये ईगो है कि जब अपने आप को पूरे ब्रह्मांड का सेंटर समझने लगे कि सारी चीजें मुझसे ही हो रही हैं, मैं ही हर चीज का कारण हूँ, तो आप लोगों को नहीं सोचना है। क्योंकि अगर जिस दिन आपने सोच लिया कि मैं ही हूँ ब्रह्मांड और सारी चीजें मेरे से ही अवतरित हो रही हैं, बस उसी दिन कहानी क्या हो सकता है, शुरू हो जाए। नहीं है ना? तो देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये 3-4 चीजें विशेष जो है आप लोग को ध्यान देनी। और देखिए क्वेश्चंस जो हैं स्टैटिक आपको नहीं मिलेंगे, मोर और लेस क्वेश्चंस जो होंगे आपके करंट अफेयर्स बेस्ड होंगे, ठीक है? आपका एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, आपको जो भी ज़रूरत होगी मैं वहाँ डाल दूँगा, ठीक है? बुक्स के बारे में कोई ना पूछे मुझसे, क्योंकि कोई एक ऐसी बुक नहीं है जहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हो और वहाँ से आप उठा के पढ़ लें और बोलें कि बस अब तो बस देख लेंगे यूपीएससी को, ठीक है? यूपीएससी में जो क्वेश्चन बना रहा हूँ पहले से देख के बैठे हैं सारी किताबों को। अच्छा ये वाली बुक पढ़ रहे हैं बच्चे आजकल, ठीक है? ठीक है? कोई भी हो वो आपसे 2 कदम आगे चल रहा है, तो आपको भी क्या करना है? और जनरल पढ़ना है, बिल्कुल सुपरफिशियल क्वेश्चंस आते हैं, सुपरफिशियल, ऊपर पढ़ लीजिए, कहानी खत्म, ठीक है? अच्छा तो अभी तो वो रामेश्वर सर की क्लास में क्या क्या खत्म हुआ है? अच्छा स्टार्ट किए थे अभी। क्या स्टार्ट किए थे? ब्लड स्टार्ट किए थे, अच्छी बात है। खून के बदले। अच्छा देखिए आपको पढ़ना क्या है? स्पेस, ठीक है? यहाँ पे मैं आपका ब्रह्मांड से साक्षात्कार करवाऊंगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे आपको जानने को मिलेंगी, मगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? अच्छा उसके बाद हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है? तो उसके लिए मैं जब रामेश्वर सर की क्लास थोड़ी और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी, फिर मैं आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। उससे क्या होगा, आप लोगों को अच्छे से और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है? फिर पढ़ेंगे हम लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी। अच्छा ये इसी ऑर्डर में नहीं पढ़ना है कि ये पढ़ाएंगे ये पढ़ाएंगे ये पढ़ाएंगे, मैं बता रहा हूँ कि जनरलाइज सब, मतलब आपका सिलेबस क्या है, ठीक है? डिफेंस टेक्नोलॉजी, फिर आपका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ठीक है? उसके बाद आप लोग इसमें पढ़ेंगे नैनो टेक्नोलॉजी। उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में,
IPR, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें थोड़ा बहुत सुपरफिशियल वे से देखेंगे। ठीक है, यहीं पे वीपो आएगा जो WTO का जो IPR को गवर्न करता है, IPR हो गया। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, उसके बाद मिसलिनियस। इतनी चीज़ें आप पढ़ लेंगे, आपके 15 से 16 क्वेश्चंस आते हैं प्री में। ठीक है, और वो उसमें से 10-12 क्वेश्चन आप लोग मेरी क्लास करके लगा देंगे, गारंटी। अगर मैं जो बोलता हूँ सुने, अगर बस सुनिए और दिमाग में बैठाइए, क्योंकि एग्जाम में होता है क्या है, मैं बोलूँगा ना तो वाइंडिंग होगा, और एग्जाम के समय अनवाइंडिंग होता है ना, तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? मिटाओ इसे। ठीक है, अच्छा कितने लोग इस बार दे रहे हैं? तब तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा ये सारी चीजें। आप लोगों से पूछूंगा जो जो इस बार दे रहे हैं, है ना? देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा और एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, बात मत करिए, मुझसे कर लीजिए बात। बात करने का बहुत ज़्यादा टीम रिक्शा हो रही हो, मैं उपलब्ध हूँ यहाँ पे, बात कर सकते हैं आप लोग मुझसे। हम लोग बात कर रही हैं किसकी? नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने से पहले कुछ जनरल बातें करते हैं। एक बहुत ही वीर पुरुष, वीर महाशय है, मैं लिखता हूँ, नाम बताइएगा कौन कौन जानता है उनको। कौन कौन जानता है, हाथ खड़ा करें। एंटमैन को बस इतने ही लोग जानते हैं। पिक्चर आपको थोड़ा सा साइंटिफिक पिक्चर को देख लिया, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं, मजाक नहीं, सीरियस बोल रहा हूँ। अच्छा, अब जब जो लोग इन महाशय को जानते हैं उनके बारे में मुझे एक दो चीज़ें पता है कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। बहुत छोटे हो सकते हैं, ठीक है, एंटर कर सकते हैं। ये एंटमैन महोदय जो है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जब छोटे हो जाते हैं तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? स्पीड बढ़ जाती है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर दौड़ रहे हैं, छोटे हो जाते हैं तो और तेज दौड़ने लगते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है इनको। ठीक है, इनकी स्पीड बढ़ जाती है एंटमैन की, जब ये एंटमैन बन जाते हैं। और क्या होता है एंटमैन के साथ? एक बार आयरन मैन के सूट में घुस गया था, देखा था आपने? सर्किट्स को निकालना स्टार्ट किया था। इसका मतलब ये किसी भी चीज में घुस जाते हैं, ठीक है, और घुस के तबाही मचा देते हैं। सिविल वॉर में हुआ था ऐसा। अब ये नहीं है कि मतलब इसके लिए आप जाकर बैठ के सिविल वॉर देखने की क्या हुआ था, मैं आज देख के रहूंगा क्लास में क्या बताया जा रहा था। नहीं, ऐसा नहीं करना है, समय वेस्ट होगा। ठीक है, कैन एंटर एनीवेयर। ठीक है, एंटमैन, स्पीड बढ़ गई एंटमैन की छोटे होने पे, कहीं भी घुस जा रहे हैं, है ना? ये दो बातें समझ में आई? क्वांटम रियलिज्म में भी घुस सकते हैं ये। क्वांटम रियलिज्म क्या है? क्वांटम रियलिज्म वो जगह है
जहाँ पे न्यूटोनियन फिजिक्स काम नहीं करता है, वहाँ केवल क्वांटम फिजिक्स काम करता है। ठीक है, इसके बारे में जब हम लोग एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमी और पार्टिकल फिजिक्स, उस समय अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि छोटा होने पे क्या होगा, स्पीड बढ़ गई, कहीं भी घुस जा रहे हैं। ठीक है, क्वांटम रियलिज्म में भी घुस जा रहे हैं। एक बात यहाँ से तय है, जब उनका साइज घट जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है कि नहीं? सबको लग रहा है ना हो रही है, प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, सबको लग रहा है, कोई ऐसा जिसे लग रहा हो कि नहीं हो रही है? अच्छा, प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी तो दिख ही रही है, कम हो जा रहा है। अच्छा, एक चीज और इसमें है, चींटियों से भी बात कर लेते हैं हमारे एंटमैन महोदय, बहुत ही मतलब खतरनाक सुपर हीरो। अच्छा, जिस तरह से उस मूवी में दिखाया है कि वो चींटियों से बात कर ले रहे हैं, क्या वैसा असली में पॉसिबल है? अगर किया जा सकता है बात, तो उसके लिए आपको रेडिएशंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? आज आप लोगों का मूड बहुत ज्यादा गंदा हो गया है। देखिए, आप एग्जाम देने जाएंगे ना, तो आपको एंटमैन को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि मैंने क्या कहा, एंटमैन कुछ भी कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ग्राफीन कर सकता है कुछ, ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि रिसर्च चल रहा है। ठीक है, और नैनो टेक्नोलॉजी से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, भगवान बन जाऊंगा मैं। हाँ, देखो अमरता के लिए तो तुम्हें जो पीछे जाना पड़ेगा, वो कुछ वो अमृत पीना पड़ेगा, समुद्र मंथन में जो निकला था। तो वैसे समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था ना, उसमें भी कुछ ऐसा होगा ना, जीन का कोई पोर्शन होगा जो अमृत तो ला देता होगा। अब तो डीएनए पढ़ रहे हैं आजकल ना, उसमें भी कोई पोर्शन होगा ऐसा जो है हमारे बॉडी में एंटर करता होगा और हमें अमर कर देता होगा। हाँ, मर तो कोई भी सकता है, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, चलिए सर ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ना, सबसे पहले आप लोग जिस चीज को जानते हैं, क्या जानते हैं? विजिबल लाइट। कौन कौन जानते हैं विजिबल लाइट के बारे में? सब जानते हैं? अच्छा, विजिबल लाइट, इसको विजिबल क्यों बोलते हैं? इनविजिबल लाइट क्यों नहीं बोल देते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग बस इसी को देखने के लिए भगवान ने प्रोग्राम किया है। ठीक है, इसके आगे और पीछे हमें कुछ जानवर है, जो कुत्ता है, कुत्ता इसके आगे पीछे भी शायद देख सकता है, जैसे इंफ्रारेड हो गया या माइक्रोवेव को वो लोग जो है देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, ये बात कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, विजिबल में क्या आता है? विब्ग्योर। विब्ग्योर में क्या है? वायलेट, इंडिगो। ठीक है, अच्छा, रेड से छोटा मतलब इंफ्रा रेड, और वायलेट से बड़ा मतलब अल्ट्रा वायलेट। कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद ना हो रहा हो तो ऐसे याद करिएगा, पहले ये लिख लीजिएगा, रेड से छोटा इंफ्रारेड, वायलेट से बड़ा अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, इसके बाद माइक्रोवेव से रेडियो वेव्स, इधर अल्ट्रा वायलेट के इधर एक्स रे, फिर इधर गामा रे। गामा रे के बारे में कौन कौन जानता है? एक और महोदय हैं, सुपर हीरो हैं, हल्क नाम है उनका, हरे हरे दिखते हैं।
क्या प्रॉब्लम है उनके साथ? क्यों ऐसे हरे होके बड़े होके घूमते हैं? गामा रेस का रिएक्शन मतलब मेरे समझ में नहीं आता हरे ही क्यों हुए वो, कोई और कलर भी हो सकते थे, है ना? तो विब्ग्योर लिखना है पहले, ठीक है? रेड से छोटा, वॉयलेट से बड़ा, इतना याद रखेंगे आपको हमेशा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कभी भी भूलेगा नहीं। अच्छा, इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो सबसे ज्यादा होती है। गामा रेस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए तो कहा जाता है कि गामा रेस किसी के ऊपर पड़ जाए तो कहानी खत्म, टिश्यूज डैमेज कर देगा, वो सेल्स को डैमेज कर देगा बॉडी के, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए अब कैंसर पे भी हम टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है? ठीक करने के लिए यूज होता है, ठीक है? अच्छा, जब हम इधर से बढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डिक्रीज होती है। मतलब गामा रेस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम और सबसे कम। अच्छा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ, ये बात सबको समझ में आया? इसका मतलब जब इधर से इधर बढ़ेंगे, वेवलेंथ को बोलते हैं क्या? लैम्डा। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे घटेगी ना, ये घट रहा है, और यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगा? बढ़ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? ये बताने का मकसद क्या था? आप अगर जैसे एंटमैन है, एंटमैन हो सकता है इंफ्रारेड का यूज करके या माइक्रोवेव का या रेडियो वेव का यूज करके कांटेक्ट करता हो चींटियों के साथ। अच्छा, एक चीज आप लोग देखिए, इंफ्रारेड सेंसर्स पहले आपके मोबाइल में होते थे, क्या करते थे? किस यूज आता था? डेटा ट्रांसफर करने के। क्या आता था? किसी ने किया इंफ्रारेड से डेटा ट्रांसफर? चलिए एक दो लोग हैं जिन्होंने किया है। रिमोट में लगता है ना, ठीक है? तो ये डेटा ट्रांसफर कर, माइक्रोवेव और रेडियो वेव से भी क्या करते हैं आप? डेटा ही ट्रांसफर करते हैं, और क्या करते हैं यार, है ना? हाँ, खाना भी बनाते हैं, खाने की शौकीन करते हैं। तो एक चीज देखिए, एंटमैन की उस पर भी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। इंफ्रारेड पे चर्चा करेंगे जब कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, सैटेलाइट या फिर माइक्रोवेव के बारे में चर्चा करेंगे। अभी मैं ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि जब आप छोटे हो रहे हैं ना, आपकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही है। छोटे हो रहे हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको मैं अभी यहाँ छोटा कर दूँ ना, एंटमैन साइज का बना दूँ, तो सरकार मेरे नाक में घुस जाए, सर में जाके मेरे न्यूरॉन्स को तोड़ फोड़ कर दें। अच्छा, बॉडी की कौन सी ऐसी सेल है जो एक बार खत्म तो खत्म? तो अगर न्यूरॉन्स को बचाना है आपको अपने बॉडी में, तो क्या करना पड़ेगा? न्यूरॉन्स का खाना क्या होता है मुझे बताइए? ग्लूकोज। देखिए बॉडी में ना एक होता है ग्लाइकोलिसिस और एक होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, है ना? न्यूरॉन्स का जो है खाना होता है ग्लूकोज, ठीक है? आप कार्बोहाइड्रेट खाते रहिए, न्यूरॉन्स, आदमी पागल क्यों हो जाता है? कभी सोचा है? खाने को नहीं मिलता है उसको, और जब खाने को इंसान को नहीं मिलता है तो पहले वो क्या यूज करता है? बॉडी फैट और प्रोटीन को यूज करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके खाने की कोशिश करता है। जब वो भी खत्म हो जाता है तो कहानी आखी खत्म हो जाती है, जोगी बन के घूमने लगता है ना? ये बात हमेशा याद रखिए, न्यूरॉन का खाना ग्लूकोज, ठीक है? और पहले ग्लूकोज आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा, पर कार्बोहाइड्रेट अगर आप नहीं खा रहे हैं, इसीलिए देखिएगा घर में बैठे रहिएगा ना, पढ़ते रहिएगा,
हर 2 घंटे पैसे देखिएगा कि मम्मी तो नहीं देख रही है, किचन में जाके 1 चम्मच चीनी मार दीजिएगा। चीनी खा लीजिएगा, उससे क्या मिलेगा? ऐसा मत करिएगा। ग्लूकोज डाइट लेते रहिएगा, अब इतना भी मत लीजिएगा कि शुगर ही हो जाएगा। फिर यहाँ आके मुझे बोली क्या मतलब है, आप क्या बता देते हैं, आप मुझे सीधी से बताते हैं शुगर लेवल बढ़ गया मेरा, अब क्या करें? कौन पे करेगा इसका? मैं क्या करूँगा? हाथ जोड़ दूंगा। तो देखिए होता क्या है, नैनो लेवल्स पे, मतलब छोटे लेवल पे, नैनो भूल जाइए, नैनो तो मैंने अभी बात ही नहीं की, एंटमैन की बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे आपका साइज घटता जा रहा है ना, आपकी प्रॉपर्टीज जो है चेंज होती जा रही है। ये बात समझ में आ रही है? तो एंटमैन की बात की, एंटमैन तो अभी भी बहुत बड़ा था, एंटमैन तो अभी भी बहुत बड़ा था। हमारा जो ये बाल है ना, इसकी साइज कितनी होती है पता है? 80,000 नैनोमीटर इसका डायमीटर, 80,000। सोचो हमारा बाल अभी 80,000 नैनोमीटर का है। तो नैनोमीटर, नैनो स्केल पे जाएंगे हम लोग तो क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, सोच के देखिए, भगवान बन जाएंगे। तो नैनोमीटर कितने को कहते हैं? 10 to the power -9। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब क्या हुआ? अच्छा, 10 to the power 9 मतलब कितना होगा? चलिए काउंट करके बताइए। 10 to the power 9 कितना हुआ? 100 करोड़। करके देख लीजिएगा, ऐसे लिखिएगा, फिर 0 लगाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, ऐसे करके देख लीजिएगा। नैनोमीटर की जब हम बात कर रहे हैं, हम लोग किस लेवल पे बात कर रहे हैं? ठीक है, इसका मतलब 1 बिलियंथ। 1 बिलियंथ और 1 बिलियंथ से क्या समझते हैं आप? 1 बिलियन कैसे इमेजिन कैसे करेंगे? 1 बिलियन मान लेते हैं मेरे पास 100 करोड़ रुपए है, ये है नहीं, मेरे पास कितने रुपए हैं? चलिए छोड़िए, आप सबके पास 100 करोड़ है, अब सबके पास 100 करोड़ है। उस 100 करोड़ में से 1 रुपया क्या माना जाएगा? 1 बिलियन। समझ में आ रहा है? उस 100 करोड़ में 1 रुपया क्या माना जाएगा? भारत की आबादी कितनी है? मान लेते हैं 100 करोड़ है, मतलब भारत की आबादी 100 करोड़ है, उसमें से 1 हम क्या है? 1 बिलियन। हम नैनो स्केल पे हैं अपनी आबादी के लिए। सोच के देखिए, अपनी आबादी के लिए हम क्या हैं? और जैसे जैसे आबादी जो है, हम छोटे होते गए आबादी में, हमारी प्रॉपर्टीज जो है चेंज होती गई है। आबादी कम था, लोग दूर दूर रहते थे, झगड़ा कम करते थे, मतलब रिएक्ट कम करते थे। केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हुई है? आबादी बढ़ी है, ठीक है, 100 करोड़ में 1 हम, ठीक है, पास जैसे जैसे आते गए झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया है। कोई कुछ बोलता है तो समझ में नहीं आता है, बस मार करता रहता है हम लोगों को, है ना? तो यहाँ से भी देखिए, जैसे जैसे नैनो स्केल पे जा रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। नैनो स्केल समझ में आया? नैनोमीटर में क्या होता है? 1 बिलियन। आपके पास एक प्लॉट है, बहुत बड़ा है, ठीक है, 10 करोड़ बाई 10 करोड़ का प्लॉट है। देखिए, 10 करोड़ बाई 10 करोड़ का प्लॉट है। 10 10 100 होगा, 100 करोड़ हो जाएगा, है ना? इतना कैलकुलेशन तो मैं सही कर रहा हूँ। इसमें से 1 स्क्वायर मीटर ले लीजिए, दैट इज योर। समझ में आ रहा है ये बात? यहाँ पे भी देख लीजिए, 1 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के लिए भी मार करते रहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज हुई, छोटा हुआ। केमिकल प्रॉपर्टी क्या, इतना सा भी जमीन छोड़ना नहीं चाहते हैं हम लोग। क्या करते हैं, इतनी सी जमीन भी लड़ जाते हैं जाके किसी से भी, मेरी जमीन है छोड़ दो। कुछ लोग तो दूसरे के भी जाके प्रॉपर्टी दिया, ठीक है। तो मतलब ये है, एंटमैन की कहानी सुनाने या समझाने का मतलब ये था कि जैसे जैसे हमारा साइज छोटा होता जाता है, होता क्या है? हमारी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती है। ये बात अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा कि जैसे जैसे
हमारा साइज छोटा होता जाएगा, हमारी प्रॉपर्टीज चेंज होती जा रही हैं। अब देखिए नैनोमीटर को विजुलाइज कर लिया आप लोगों ने ना कि कैसे होगा 100 करोड़ में 1 रुपया, या आप भी एक नैनो स्केल पे ही हैं। बहुत गंदा हो गया। अच्छा नहीं साफ हो रहा, पता नहीं साफ नहीं हो रहा है। कपड़े से ही हो रहा है। मार्कर अलग है। अच्छा परमानेंट मार्कर है। परमानेंट ना हो फिर खराब। ऐसा करिएगा तो एक अच्छा वाला मार्कर लेते आइएगा। ठीक है। छोड़िए ब्लैक बोर्ड मिटाने में क्या समय वेस्ट करें। अच्छा एक रिचर्ड फाइनमैन नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने बहुत पहले एक बात कही थी। उन्होंने कहा क्या था, देयर इज प्लेंटी ऑफ स्कोप एट द बॉटम। लिख लीजिए, देयर इज प्लेंटी ऑफ स्कोप एट द बॉटम। देयर इज प्लेंटी ऑफ स्कोप एट द बॉटम। देयर इज प्लेंटी ऑफ स्कोप एट द बॉटम। There is plenty of scope at the bottom. मतलब रिचर्ड फैनमैन, FINMAN, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। बस एक साइंटिस्ट नहीं थे, बहुत महान साइंटिस्ट। उन्होंने क्या कहते थे, प्लेंटी ऑफ स्कोप एट द बॉटम, मतलब तल में संभावनाएं अपार हैं। तल में संभावनाएं अपार हैं। मतलब क्या था उनका ये कहने का? तल को उन्होंने ये नहीं लिया था कि तल की जो आप सीधे जो 10 तल्ले पे पहुंच जाए, बोला भूतल नीचे, वो तल नहीं। उन्होंने बात किया माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है, स्मॉल लेवल पे, जब आपकी साइज कम हो जाए वहां पे बहुत सारी संभावनाएं हैं। ये बात समझ में आ रहा है? जैसे प्लेंटी ऑफ स्कोप एट द बॉटम का, यहाँ बॉटम का मतलब ये नहीं हुआ कि नीचे वाला बॉटम, मतलब स्मॉल लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है, बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। अगर मैं एटम लेवल पे जाके चीजों को देखूं, मैटर क्या है? व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? हवा पदार्थ है। ठीक है, मैटर क्या है? जिसमें द्रव्यमान होता है और, ठीक है, एक मैटर के पास दो चीजें होंगी, मास, सॉरी डेंसिटी होगा, मास होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है। एनीथिंग which occupies space and have mass is matter. Now what is the difference between mass and weight? Anybody? मास और वेट में अंतर क्या होता है? अच्छा बताइए आप सबसे ज़्यादा आपने बताया, आप बताइए। मास अंडर ग्रेविटी इज मास अंडर ग्रेविटी वेट। और मास क्या है? द अमाउंट ऑफ मैटर विच इज कंटेन्ड इन आवर बॉडी। Is it dark matter also? छोड़िए, ध्यान दीजिए। So, मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन आवर बॉडी, ठीक है। अब मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट किसे माना जाता है? क्या जोड़ जोड़ के मैटर बनता है? एटम, है ना? एटम से, तो इसका मतलब मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या माना जाता है? एटम माना जाता है। गलत। अभी समझाने के लिए समझ लीजिए, बट स्टैंडर्ड मॉडल जब पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स, बोसॉन, बहुत सारी चीजें आएगी वहां पे। समझ में आया? तो देखिए, एक मैटर है, मान लिया कि एटम से बना है, तो इसी बॉटम की बात कर रहे थे।
कि जब मैं स्मॉल लेवल पे चला जाऊंगा ना, वहां पे मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। क्या क्या कर सकता हूँ? कुछ भी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे जो एंडमैन था वो क्या क्या कर सकता था? कुछ भी उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं था। अगर आप एटम के लेवल पे जाके और एटम से आप खेलना शुरू कर देना, आपको खेलना शुरू नहीं करते, आपको खेलना आ जाए बस। डीएनए कितने नैनोमीटर का होता है? 2 से 5 कुछ भी मान लीजिए, 2 नैनोमीटर 2.5 नैनोमीटर मान के चलिए। इसका मतलब ये समझ में आया? दिस इज प्लेंटी ऑफ स्कोप एट द बॉटम। मतलब कि आप नीचे लेवल पे जाइए, वहां बहुत स्कोप है साइंस में, ठीक है। मास लेवल पे स्कोप खत्म हो चुका है, ठीक है। आपको जो भी अभी आज के डेट में ना जो भी नोबेल प्राइज मिलेंगे ना, ठीक है, वो ये नहीं मिलेगा कि जो है किसी ने जो है ये एक इतना बड़ा मटेरियल ये ले लिया, इस पर कोई एक्सपेरिमेंट कर दिया। आपको सारा नीचे वाले लेवल पे ही, एटम लेवल पे, मॉलिक्यूल लेवल्स पे ही आपको नोबेल प्राइजेस मिलते हुए दिखेंगे। कारण भी है, जब बड़ी चीजें थी वो सारा स्कोप खत्म हो चुका है। उनको सारा जो है न्यूटन साहब ने एक्सप्लेन कर दिया कि इन पे कौन कौन सा फिजिक्स लगेगा, कौन कौन से लॉज लगेंगे। बट जब हम नीचे गए ना, तो न्यूटन साहब के लॉज जो है फेल हो गए, ठीक है। न्यूटन साहब अगर आज जिंदा होते काफी टेंशन में रहते, तो ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, है ना। यार देखो बायो टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। अच्छा कहीं घर देखने जाते हो, ठीक है, डायरेक्ट क्या करते हो, जाके किचन देखते हो कि पहले रूम देखते हो? हाँ, पहले देखो, पहले घर पहुंचते हैं जब ना, रोड पे खड़े होकर ऐसे निहारते हैं कि कौन सी बिल्डिंग है। अंदर भी ले जाऊंगा, घर भी दिखाऊंगा, पूरा अच्छे से पूरा सारे कमरे दिखाऊंगा, बाथरूम किचन सब दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैटर, तो रिचर्ड फील्डमैन ने क्या कहा, देयर इज प्लेंटी ऑफ स्कोप एट द बॉटम, ठीक है। बट सवाल ये उठता है, क्या नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का इस्तेमाल रिचर्ड फील्डमैन ने किया था? नहीं। वो किसने किया? नोरियो तानिगुची। नोरियो तानिगुची ये एक साइंटिस्ट है। इन्होंने टर्म कॉइन किया जिसे क्या बोलते हैं? नैनो टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? नैनो टेक्नोलॉजी। किसने किया? नोरियो तानिगुची। एक सवाल था कि वैसे ही लाइफ में मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्या जरूरत है नैनो स्केल पे जाने की पिछले, और प्रॉब्लम्स क्रिएट क्यों कर रहे हैं? वैसे जब जिंदगी में प्रॉब्लम्स कम है क्या साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, और जो जा रहे हैं। अभी पता चला कि पिकोमीटर में जाएंगे, पिको टेक्नोलॉजी ले आएंगे, फेमटो टेक्नोलॉजी ले आएंगे। कर तो कुछ भी सकते हैं ना, जब 10 to the power -9 तक पहुंचने की बात कर रहे हैं ये लोग, तो 10 to the power -12, 10 to the power -15, 10 to the power -18 तक भी पहुंच सकते हैं। जरूरत है, क्योंकि मैंने सबसे पहले क्या बताया कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है ना जिससे कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी। पार्टिकल्स तो लाइट की स्पीड के बराबर ही जाते हैं। पार्टिकल की देखो, अब इस पर बाद में चर्चा करेंगे, बट थोड़ी सा बता देता हूँ। क्या जरूरी है आइंस्टीन सही हो? न्यूटन को भी सब लोग सही मानते रहे पता नहीं कितने सालों तक, पर जब मैं आपको जब एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको समझ में आएगा कि न्यूटन भी एक जगह जाके ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हाँ, ग्रेविटेशन का मैग्नीट्यूड न्यूटन ने बताया था, एक्सप्लेन तो आइंस्टीन ने किया था। न्यूटन को भी नहीं पता था कि ग्रेविटेशन होता क्यों है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है वो न्यूटन ने दिया था। न्यूटन को भी नहीं पता था कि ग्रेविटेशन क्या है। समझ में आ रहा है? तो चीजें गलत और सही साइंस में होती रहती हैं, मैं कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो नोरियो तानिगुची ने क्या किया? नोरियो तानिगुची एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। रिचर्ड फील्डमैन बोल के चले गए कि देयर इज प्लेंटी ऑफ स्कोप एट द बॉटम। तो नोरियो तानिगुची वो इंसान थे जिन्होंने उस बॉटम को तलाशने की कोशिश की और सफल भी हुए, ठीक है। नोरियो तानिगुची वो व्यक्ति थे
थे जिन्होंने उस बॉटम को जो फिनमैन साहब बता के चले गए थे खोजने की कोशिश की। बात समझ में आ रही सबको? किया क्या उन्होंने एक मैटर लिया बल्क में, मतलब कुछ भी ले लिया, मान लो ये पेन ही ले लिया उन्होंने। क्या ले लिया? ये पेन ले लिया। अब इसको वो काटते गए काटते गए काटते गए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, मैटर 3 डायमेंशंस में होता है। 3 डायमेंशंस है इसके, एक्स वाई और एक्स वाई और जेड। उन्होंने क्या किया, इसके साइज को घटाना स्टार्ट किया। वो पहुंचना कहाँ चाहते थे? बहुत नैनो छोटा करना चाहते थे। नैनो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ड्वार्फ, स्मॉल, है ना। टाटा नैनो आई थी, उसका कुछ नैनो टेक्नोलॉजी से लेना देना था? नहीं था, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हुआ था, ठीक है। बट वो छोटी थी, इसलिए नैनो, टाटा नैनो कहा गया उसे। नैनो इज अ ग्रीक वर्ड, है ना, जिसका मतलब होता है। तो तानेगुची साहब क्या कर रहे थे, उन्होंने एक बैटर लिया, उसका साइज घटाना स्टार्ट किया। क्या किया? साइज घटाना स्टार्ट किया, ठीक है। उन्होंने देखा जब मैं साइज घटा रहा हूँ इसका, तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब तीनों डायमेंशंस एक साथ छोटा कर पा रहा हूँ। उनको एक प्रॉब्लम है, तीनों डायमेंशंस एक साथ, कोई चीज़ आप लीजिए काटिए, ठीक है, 3 डायमेंशनल में तीनों डायमेंशन एक साथ वो छोटा नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने पहले क्या किया, एक डायमेंशन छोटा किया, ठीक है। एक डायमेंशन छोटा किया तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। जब एक डायमेंशन छोटा हुआ तो जो चीज बन के आई वो था वेल, कुआं। कुआं मतलब एक डायमेंशन उन्होंने क्या किया, नैनोमीटर में ले आ दिया। नैनोमीटर मतलब -7 से लेकर 10⁻⁻⁹। अभी मैं आऊंगा इस पे भी। एक डायमेंशन को उन्होंने इतना छोटा कर दिया कि वो नैनो स्केल पे पहुंच गया, ठीक है। क्या बन के आया, वेल। अब उन्होंने देखा कि जब वो इतना छोटा हो गया है, न्यूटोनियन फिजिक्स उसके ऊपर काम, क्वांटम फिजिक्स उसके ऊपर काम कर रही थी। उन्होंने उसको नाम क्या दिया, क्वांटम वेल। क्या कहा, पर भैया साइंटिस्ट लोग सेटिस्फाई कहाँ होते हैं। उन्होंने कहा अभी तो एक ही डायमेंशन छोटा किया हो, उन्होंने कहा मैं दूसरा डायमेंशन भी छोटा करूंगा। शुरू हो गए छोटा करना, दूसरा डायमेंशन भी छोटा कर दिया। क्या मिला उन्हें, वायर। न्यूटोनियन फिजिक्स इस पे भी काम नहीं कर रहा था। कौन सा फिजिक्स काम कर रहा था, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स और न्यूटोनियन फिजिक्स बड़े मैटर पे, ठीक है, बड़े पार्टिकल्स पे, बड़ी चीजों पे जो फिजिक्स लगता है, दैट इज न्यूटोनियन फिजिक्स। जब स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे जो फिजिक्स लगता है, वहां पे जो बड़े पार्टिकल्स पे फिजिक्स लग रहा है ना, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूटन साहब का, जो आपको क्लास 10th तक पढ़ाया जाता है। 11th 12th में तो थोड़ा बहुत क्वांटम फिजिक्स का जो है कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो जो बड़ी चीजें हम लोगों के ऊपर जो भी लग रहा है चीजें, ठीक है, व्हाट इज दैट, दैट इज न्यूटोनियन फिजिक्स। न्यूटन साहब ने जो फिजिक्स बताया था वो लगता है। बट दो चीजें होती हैं, अगर हमारा स्पीड लाइट के बराबर हो जाए या फिर हमारा साइज इतना छोटा हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, तो वहां पे न्यूटन की फिजिक्स के लॉज नहीं लगते हैं। तो वहां जो फिजिक्स के लॉज लगते हैं ना, उनको क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है जनरल, कि या तो स्पीड बहुत कम, बहुत ज्यादा है, लाइट के बराबर है, या फिर साइज बहुत छोटा है, तो कौन सा फिजिक्स लग रहा है। अब यहाँ पे क्या था, जब
डायमेंशन छोटा किया तो साइज छोटा हो गया ना। यहाँ पे न्यूटोनियन फिजिक्स नहीं लग रहा था, क्वांटम फिजिक्स लगा है। दूसरा डायमेंशन छोटा किया, वायर बना, क्वांटम वायर। क्वांटम वायर क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इसके 2 डायमेंशन छोटे थे, इतने छोटे थे, नैनोमीटर में थे कि इस पे न्यूटोनियन फिजिक्स काम नहीं कर रहा था। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा चलो 2 तो कर चुका हूं, तीसरे को क्यों छोड़ूं? तीसरा ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा होगा, मुझे मत करिए प्लीज। बट उन्होंने कहा नहीं करूंगा, तुझे भी छोटा किया। क्या बन के आया? एक डॉट। इसी को बोलते हैं क्वांटम डॉट। क्या है? क्वांटम डॉट। क्वांटम में क्वांटम वायर, क्वांटम डॉट कैसे है, समझ में आया? क्वांटम फिजिक्स काम करता तभी ना क्वांटम वायर नाम दिया है। अच्छा, अब क्या हुआ? जैसे जैसे वो साइज घटाते जा रहे थे ना, उनको नए नए प्रॉपर्टीज मिलते जा रहे थे। गोल्ड, ठीक है, कौन से कलर में आपको दिखाई देता है? हाँ, गोल्ड पहना है किसी ने? कौन से कलर का है? चमकीला दिखाई देता है। जब नोरियो तानिगुची ये काम कर रहे थे, उन्होंने देखा जैसे जैसे वो साइज घटाते जा रहे हैं ना, गोल्ड का कलर चेंज हो रहा है। गोल्ड कभी रेड दिख रहा है, कभी पर्पल दिख रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज गोल्ड की क्या हो रही थी? समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे वो स्मॉल लेवल पे नोरियो तानिगुची जाते जा रहे थे, प्रॉपर्टीज चेंज हो रही थी। ठीक है, प्रॉपर्टी चेंज होती जा रही थी। उन्होंने देखा रिएक्टिविटी भी बढ़ रही थी। रिएक्टिविटी बढ़ रही थी, इसको ऐसे समझिए, आज घर में जाइएगा तो एक्सपेरिमेंट करिएगा। करिएगा क्या? चीनी लीजिएगा, ठीक है, गिलास में डालिएगा पानी में, उसको मिलाने की कोशिश करिएगा जब तक उसका एक एक कण पानी में ना मिल जाए, और समय नोट करिएगा कितना लगा। ठीक है, उसके बाद क्या करिएगा? चीनी को पूरा पाउडर बना दीजिएगा और फिर यही काम करिएगा। देखिएगा किसमें समय कम लगता है। किसमें समय कम लगेगा बताइए? पाउडर में। क्यों? सवाल ये उठता है क्यों? एक एक करके प्लीज। सरफेस एरिया बढ़ जाता है। मेरा मोबाइल ठीक है, ऑनर का है। अच्छा, अभी मैं इसे पानी में डाल दूंगा, इसके पास ये सरफेस है रिएक्ट करने के लिए, ये सरफेस है रिएक्ट करने के लिए, ये है, ये है, ये है। समझ में आ रहा है? इतने सरफेस हैं रिएक्ट करने के लिए। अब मैंने क्या किया? मैंने ये खोल दिया। अब एक चीज आप लोग देखिए, पहले क्या था? सरफेस कम था। अब क्या हुआ? ये सरफेस भी मिल गया रिएक्ट करने के लिए, ये सरफेस भी मिल गया रिएक्ट करने के लिए। देख रहे हैं? मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे हम किसी भी चीज को काटते जाएंगे, सरफेस एरिया क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो चीनी को आपने जब लेके थूर दिया, पाउडर बना दिया, क्या हुआ? सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई, वो रिएक्ट ज्यादा अच्छे से करने लगा, इसीलिए वो जल्दी खुल गया। ये बात समझ में आ रही है? मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज जो मैं इतने देर से चिल्ला रहा हूं, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। वो क्यों हो रही हैं? सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग किसी चीज को पीसेस में काटते जा रहे हैं, इसको एक ऐसे भी समझिए। अच्छा, रूबिक्स क्यूब किसी ने सॉल्व किया है? हाँ, 2-4 लोग हैं। घर जाइएगा, अपना रूबिक्स क्यूब उठाइएगा, हाँ, उसको ऐसे देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। रूबिक्स क्यूब लिया, सरफेस 8 सरफेस है उसके, ठीक है। अब क्या करिएगा? उसका एक पोर्शन जो होता है उसको बाहर निकाल दीजिएगा।
ठीक है, उसको बाहर निकाल लीजिए, खराब नहीं होगा, मैं करके देख चुका हूँ बहुत बार, मैं भी सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो उसको बाहर निकाल लीजिएगा, बाहर निकाल लेंगे तो अब एक बस निकालिएगा ना, ठीक है जितना ठीक है, उसका एक जो है एक क्यूब उसका निकाल लीजिएगा बाहर, उसके बाद उस क्यूब को भी देखिएगा, बिल्कुल रूबिक्स क्यूब की तरह लगेगा वो क्यूब टाइप का। ठीक है, अब जो छोटे वाला है आपने निकाला है ना, तो 3 सरफेस ऐसे उसमें आपको दिखेंगे ना जो पहले नहीं दिख रहे थे। इसका मतलब ज्यादा सरफेस एरिया मिल रहा है रिएक्ट करने के लिए। ये बात समझ में आ रही है, सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है। ठीक है, और रूबिक्स क्यूब अगर नहीं भी होगा ना आज खरीद के तोड़िएगा। ठीक है, साइंस को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट तो करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं सोच रहा था अपना लेते आओ पर हिम्मत नहीं हुई। भतीजी है उसकी तो बोली क्या मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे चाचू, तो क्या वो सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो जो मैं कह रहा हूँ कि केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, केमिकल प्रॉपर्टीज के चेंज होने का क्या कारण है? सरफेस एरिया बढ़ रहा है। कहाँ चले जाते हैं आप तो। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से उसकी रिएक्टिविटी बढ़ रही है, समझ में आ रहा है? ठीक है, और उस पे कौन से लॉज लगने स्टार्ट हो गए? न्यूटोनियन लॉज उस पे काम नहीं कर रहे हैं। यही 2 कारण है जिसकी वजह से नैनो पार्टिकल इतने डेंजरस हैं या इतने अच्छे हैं हमारे लिए। अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, नो डाउट अबाउट इट। ये हो सकता है नैनो पार्टिकल कोई है यहाँ पे घूम रहा है, मेरे नाक में चला जाए, लंग्स में जाकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, हो सकता है। क्योंकि हमने देखिए अभी ये सारी चीज़ें ना रिसर्च पे हैं। 1-2 चीज़ें हुई हैं, बहुत सालों पहले की बात है, 3-4 साल पहले एक शर्ट आया था जिसमें पानी फेंक दीजिए तो क्या किया होगा उसको उन लोगों ने, सोच के देखिए। एटम लेवल पे अगर आप चले गए, 2 चीज़ें होती हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरने वाला, हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से प्यार करने वाला। उन्होंने क्या किया, एटम लेवल पे गए और वो क्या किए, एटम लेवल पे गए, उन्होंने क्या किया, जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक 2 सरफेस होगा, हाइड्रोफोबिक सरफेस को ऊपर कर दिया और हाइड्रोफिलिक सरफेस को नीचे कर दिया। अब जो आप शर्ट पहन के घूम रहे हैं उसमें सारे हाइड्रोफोबिक सरफेस ऊपर हैं, फेंकिए पानी, खेलिए होली, कितना भी पानी फेंकेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ में आ रहा है? केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। केमिकल प्रॉपर्टी क्यों चेंज हो रही है? सरफेस एरिया बढ़ रहा है, इसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि उसके ऊपर आप न्यूटोनियन लॉज लग ही नहीं रहे हैं। कौन से लॉज लग रहे हैं? इतनी बात समझ में आ गई? दो अच्छा, नैनो पार्टिकल्स क्या है? व्हाट आर नैनो पार्टिकल्स? जिनका रेंज 10 टू द पावर -7 से लेके 10 टू द पावर -9 तक है। इसका मतलब इससे एक इन्फरेंस निकाला जा सकता है कि 10 टू द पावर -6 तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही थी। जैसे 10 टू द पावर -6 से और छोटा किया, वहीं पे प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? 10 टू द पावर -6 तक सब कुछ बिल्कुल आम जिंदगी चल रही थी, ठीक है, मगर 10 टू द पावर 6 से जैसे छोटे हुए बेंटॉस जिंदगी स्टार्ट हो गई, है ना? तो प्रॉपर्टीज चेंज कहाँ से दिखना स्टार्ट हुआ? क्यों? नैनो पार्टिकल को 10 टू द पावर -7 से लेकर 10 टू द पावर -9 तक क्यों माना जाता है? क्योंकि 10 टू द पावर -6 तक प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे। अच्छा, एक और आपको बात बता दूं, नैनो लेवल पे ना हो सकता है मेटल भी नॉन मेटल की तरह बिहेव करने लगे। ऐसा हुआ है। गोल्ड का जब नैनो पार्टिकल बनाते हैं ना, तो एक ऐसा समय आता है जब उसका साइज इतना छोटा हो जाता है वो नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करने लगता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि नैनो पार्टिकल्स व्हिच आर मेटल कैन बिहेव लाइक अ नॉन मेटल, हो सकता है? हाँ है। मेटल भी वहाँ पे नॉन मेटल की तरह बिहेव कर सकता है। सोचा था कभी कि मेटल भी नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा? नैनो लेवल पे हो सकता है। नैनो लेवल में मैंने क्या कहा, कुछ भी हो सकता है। तो 10 टू द पावर -6 तक थे, आम जिंदगी चल रही थी। जैसे उससे छोटा करना स्टार्ट किया, मेंटॉस जिंदगी स्टार्ट हो गई, ठीक है, और हम कहाँ पहुंच गए? नैनो स्केल पे। पर अब देखिए,
1.-950 उसके ऊपर भी हो सकता है ना। उसके ऊपर चले जाएंगे तो और कुछ कहा जाएगा, जैसे 10⁻⁻⁻, पिकोमीटर 10⁻⁻15 तो वो पिको टेक्नोलॉजी हो जाएगा, 10⁻⁻15 में फेमटो टेक्नोलॉजी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। वो भी आएगा समय, और हो सकता है हमारे लाइफ टाइम में ना आ पाए। एलियंस हम ही हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। एलियंस हम ही हैं। तो इसके नीचे जैसे जाना स्टार्ट किए, प्रॉपर्टी चेंज। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों चेंज होती है? क्योंकि उसके ऊपर न्यूटन लॉज नहीं लग रहे थे, क्वांटम लॉज लग रहे थे। और केमिकल प्रॉपर्टी क्यों चेंज हो रही थी? समझ में आ गया? कर क्या कर सकते थे इससे? सवाल ये है, कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए नैनो टेक्नोलॉजी से, ये कर सकते हैं। बट थोड़ा सा देख लेना। कर तो वैसे कुछ भी सकते हैं। देखिए रिसर्च के फेज में ऐसा नहीं है कि बस हम लोग बना के बैठे हुए हैं, हम नैनो टेक्नोलॉजी से सब कुछ की, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, स्पीड बढ़ जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, ताकतवर हो जाएगा। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो अगली क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है।